नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उपेंद्र वज्रा और उपजाति छंद के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम आगे के जो छंद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा छंद है वो है वंशस्थ छंद। वंशस्थ, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण की कि वंशस्थ जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो देखिए अब बात आती है कि वंशस्थ जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो हम इस लक्षण में जो वर्ण है उन्हीं को काउंट करके हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि वंशस्थ छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो बात आ जाएगी 12 × 4, क्योंकि लौकिक जो छंद होता है हमारा वो 4 चरणों में होता है और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, तो कुल कितने हो गए 48 वर्ण होते हैं। अब बात आती है कि वंशस्थ छंद में गण कौन कौन से बनेंगे। तो हमारे सामने यहाँ स्पष्ट है कि सबसे पहले लिखा है जय, तो इसका मतलब हो गया जय गण, और फिर लिखा है तय, ये हो जाएगा तय गण। तो हमारे सामने एक तो जय गण मिलता है और एक तय गण मिलेगा। उसके बाद देखिए अंत में लिखा है जय गण, तो हमें वापस से जय गण मिलेगा और अंत में लिखा है रे, इसका मतलब हो गया रे गण। तो हमारे सामने जब कोई श्लोक लिखा होगा और हमें वंशस्थ छंद के बारे में पता करना है तो उस श्लोक में हमें क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण ऐसा क्रम हमें मिलेगा। तो उस श्लोक में वंशस्थ छंद होता है। अब देखिए इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि एक उदाहरण लिखेंगे, श्लोक लिखेंगे और उस पे हम मात्रा और गण बना करके उसमें वंशस्थ छंद के बारे में जानेंगे। तो अब बात करते हैं उदाहरण की। तो देखिए वंशस्थ छंद का जो उदाहरण है वो है उदेति पूर्वम कुसुमं ततः फलम्। धनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः निमित्त निमित्त कयोरयं क्रमः तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। देखिए हमारे सामने एक श्लोक लिखा है और हमें पता करना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो बात हम वंशस्थ की कर रहे हैं, तो वंशस्थ में हमें पता है कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसी प्रकार से प्रत्येक चरण में क्या होंगे 12 अक्षर होंगे। अब देखिए हमें इसमें गण बनाना है, तो गण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मात्राओं का निर्माण करना होगा। तो देखिए प्रत्येक के ऊपर हम मात्रा लगाते हैं। छोटे उ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ए की मात्रा है ये क्या होता है गुरु होता है। छोटी की मात्रा है तो लघु हो जाएगा।
बड़े ऊ की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है, तो इसके वजह से भी क्या हो गया, गुरु हो गया। अनुस्वार से युक्त बचा यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया, गुरु हो गया। छोटे ऊ की मात्रा है लघु, छोटे ऊ की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, विसर्ग से युक्त है इसलिए गुरु। ए की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है और अंतिम भी है, इसलिए क्या हो गया, ये गुरु हो जाता है। तो देखिए चरण के ऊपर मात्राएं लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, गण बनाएंगे। तो हमें पता है कि एक गण के लिए क्या चाहिए, हमें 3 अक्षर चाहिए, अर्थात 3 मात्राएं चाहिए। तो ये हमने इनके ग्रुप बना लिए, जोड़े बना लिए। तो देखिए हमारे सामने क्या क्या आया है, ISI, SSI, ISI और SIS। तो देखिए ISI जो गण होता है वो कौन सा होता है, ये जय गण होता है। उसके बाद क्या है SSI, SSI जो होता है वो कौन सा होता है, तय गण होता है। फिर ISI वापस से आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, जय गण हो गया। और SIS ये कौन सा गण होता है, ये रय गण होता है। तो देखिए हमने जगण तगण जगण रगण ये क्रम मिलना चाहिए, तो हमारे पास यही है जगण तगण जगण रगण। तो इसका मतलब हमारे सामने जो श्लोक लिखा हुआ है इसमें कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ छंद के बारे में हमने जाना कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और वंशस्थ छंद में कुल वर्णों की संख्या 48 होती है। वंशस्थ छंद में जगण तगण जगण रगण ये गणों का क्रम होता है और जो विराम की स्थिति होती है वो अंत में ही होती है, चरण के अंत में होती है, क्योंकि हम एक साथ इसको बोलते हैं जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरऊ। तो हम कहीं भी रुकते नहीं हैं, इसलिए विराम की स्थिति जो होगी वो पद के अंत में होती है, अर्थात चरण के अंत में होती है। तो ये था हमारा वंशस्थ छंद। अब देखिए अगली बात हम करेंगे भुजंग पर्याय की। अगला जो छंद है हमारा वो होगा भुजंग पर्याय। भुजंग पर्याय तो सबसे पहले बात होगी छंद के लक्षण की आती है। तो भुजंग पर्याय छंद जो है उसका लक्षण होता है भुजंग पर्यातम चतुर्भिर यकारई। क्या होता है, भुजंग पर्यातम चतुर्भिर यकारई। तो देखिए अब बात ये आती है कि भुजंग पर्याय जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो हम लक्षण में जो वर्ण है उनको काउंट करके ही पता लगा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो भुजंग पर्याय जो छंद है उसके भी प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ पर गणों का निर्माण करना, मात्रा लगा करके पता करना। तो ये हम स्पष्ट कहाँ करेंगे, हम इसको उदाहरण में करेंगे। तो देखिए यहाँ बात आती है कि इसमें जो है गण है वो कौन कौन से बनेंगे। तो यहाँ स्पष्ट लिख रखा है कि भुजंग पर्यातम, भुजंग पर्यात जो छंद है उसमें चतुर्भिर यकारई कि जो 4 होते हैं वो क्या होंगे, यकार होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सामने क्रमशः क्या होगा, यह गण यह गण यह गण और यह गण। 4 बार यकार अर्थात यह गण हमें मिलेगा। तो जहां लगातार 4 बार यह गण होता है वहां कौन सा छंद हो जाएगा, भुजंग पर्याय छंद हो जाएगा। तो देखिए इसको भी उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। भुजंग पर्याय छंद जो है उसका लक्षण आता है सदारात्मजम ज्ञाति भृतौ विहाय स्वयमेतम हृदम
जीवनम लिप्समानः मया क्लेशितः कालीयध्यं कुरुत्व। भुजंग पर्यातम द्रुतम सागराय। देखिए भुजंग पर्याप्त छंद है, उसका हमने एक लक्षण लिखा है, तो हम पता करेंगे कि इसमें भुजंग पर्याप्त छंद कैसे है और इसमें है या नहीं है। हमें ये पता है कि भुजंग पर्याप्त जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और जो गण होते हैं वो क्रमशः यकार होते हैं, अर्थात ये गण ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे अक्षरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए हमारे सामने 12 अक्षर हैं, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें भुजंग पर्याप्त छंद हो सकता है। लेकिन अभी अभी हमने जो एक छंद पढ़ा है वंशस्थ, उसमें भी क्या होते हैं 12 वर्ण होते हैं। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो सटीक तरीका है छंद का पता करने का वो होता है गणों का निर्माण करके पता लगाना। तो देखिए हम इस पे मात्रा लगाते हैं और फिर गणों का पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आई, ए की मात्रा है तो इसलिए आई हो जाएगा, आ की मात्रा है तो एस, आ की मात्रा है आगे आधा अक्षर भी है इसलिए एस, ए की मात्रा है आई, अनुस्वार से युक्त है एस। अब देखिए आगे आधा अक्षर भी है इसके लिए भी है। अब यहाँ क्या बच गया, न्या, आ की मात्रा है इसलिए एस, छोटी की मात्रा है आई, छोटी री की मात्रा है आई होना चाहिए, लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए ये क्या हो जाएगा एस। औ की मात्रा है गुरु, एस हो जाएगा। आई की मात्रा है, आ की मात्रा है, अंतिम अक्षर है इसलिए क्या हो जाएगा एस। इसी प्रकार से सारी मात्राएं इस पे भी ऐसे आ जाएंगी। तो देखिए अब हम इनकी क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आया, आई एस एस, फिर आई एस एस, फिर आई एस एस और अंत में है आई एस एस। तो आई एस एस जो होता है वो कौन सा गण होता है, यह गण होता है। तो देखिए इस श्लोक में हमें क्रमशः क्या मिल रहे हैं, यह गण ही मिल रहे हैं 4 बार। तो देखिए अंतर जो है भुजंग पर्याप्त और वंशस्थ छंद में एक स्पष्ट हो जाता है कि जो वंशस्थ छंद होता है उसमें जो पहला गण होता है वो कैसा होता है, जय गण होता है। पहले ही गण से हमने पता कर लिया, हाँ, तो संपूर्ण चरण के ऊपर मात्रा लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो वंशज जो छंद होगा उसका जो पहला गण होगा वो जय गण होगा, और जो भुजंग पर्याप्त छंद होता है उसका जो पहला गण होता है वो कैसा होता है, यह गण होता है। तो यहाँ प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा तो समान है लेकिन यहाँ गण भिन्न भिन्न है। इस कारण हम गणों के माध्यम से सटीक रूप से श्लोक में कौन सा छंद है इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो भुजंग पर्याप्त छंद के बारे में हमने जाना कि भुजंग पर्याप्त जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, और कुल वर्णों की बात आती है तो इसमें भी 48 वर्ण होते हैं। और भुजंग पर्याप्त छंद के जो गण होते हैं वो क्रमशः य गण, य गण, य गण, य गण अर्थात चतुर्भिर यकारई, इस प्रकार से हम इसका लक्षण करते हैं। तो ये था हमारा भुजंग पर्याप्त छंद। अब हम बात करते हैं अगले छंद की, जो है हमारा द्रुत विलंबित। अगला जो छंद है वो हमारा द्रुत विलंबित। अब देखिए बात हम करेंगे द्रुत विलंबित की। सबसे पहले लक्षण की कि द्रुत विलंबित का लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण होता है द्रुत विलंबित मां है नभौ भरौ। तो देखिए द्रुत विलंबित मां है
नभौ भरौ। द्रुत विलंबित माह है नभौ भरौ। तो देखिए सबसे पहले बात वही आती है कि द्रुत विलंबित जो छंद है हमारा, उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए हम इस लक्षण को ही वर्णों को काउंट करेंगे लक्षण में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो द्रुत विलंबित जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अब बात करेंगे इसमें गण किस प्रकार बनेंगे। तो देखिए अंत में लिख रखा है न भय भय रे। इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, नगण मिलेगा, उसके बाद हमें भयगण मिलेगा, उसके बाद पुनः हमें भयगण मिलेगा और अंत में हमें क्या मिलेगा, रैगण मिलेगा। ये क्रमशः इसी क्रम में यदि हमें किसी पद्य या श्लोक में मिलते हैं तो उसमें द्रुत विलंबित छंद होता है। तो द्रुत विलंबित माह है नभौ भरौ। तो इसको और स्पष्ट करते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए द्रुत विलंबित जो छंद है उसका उदाहरण है अभिमुखे मयि सहृद इक्षितम् इक्षितम्। हसितमन्य निमित्त कथो दयम्। विनयवादित वृत्ति रतस्तया न निवृतो मदनो न च समृत है। तो देखिए ये हमारे सामने एक उदाहरण है। अब हम पता करेंगे इसमें द्रुत विलंबित छंद है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनमें वर्णों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसका मतलब है इस संपूर्ण श्लोक में हमें कितने अक्षर मिलेंगे, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण मिलेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पर और कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वंशस्थ जो छंद होता है उसमें भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित जो छंद है उसमें भी 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और भुजंग पर्याय जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में भी 12 वर्ण होते हैं। तो अब हम अंतर कैसे करेंगे कि हमारे सामने जो श्लोक है उसमें कौन सा छंद है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, गणों का निर्माण करके पता लगाना। देखिए हम यहाँ गण बनाते हैं तो उसके लिए हम मात्रा लगानी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, छोटे की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, छोटी री की मात्रा है तो ये लघु होगा। यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण नहीं है, यहाँ है में री की मात्रा लगी हुई है इसलिए छोटी री की मात्रा है तो इसलिए लघु। ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है और आगे आधा अक्षर है अर्थात संयुक्त अक्षर भी है तो इसकी वजह से भी ये गुरु। अब यहाँ छोटी की मात्रा बची तो लघु, अंतिम है और अनुस्वार से युक्त है तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, गणों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ण के ऊपर हम इस तरह से बना लेंगे। तो हमारे सामने जो स्थिति बनती है वो बनती है आई आई आई, एस आई आई, एस आई आई और एस आई एस। तो देखिए जो हाँ तीनों ही मात्राएं लघु होती है वो कौन सा होता है, नैगण होता है। पहला अक्षर गुरु और अंतिम दोनों लघु होते हैं तो कौन सा होता है, भयगण होता है। तो देखिए दोनों एक जैसी स्थिति है तो ये भी कौन सा हो गया, भयगण हो गया। और अंत में देखिए क्या है, गुरु लघु और गुरु अर्थात मध्य का लघु हो और दोनों गुरु हो बचे हुए तो वो कौन सा होता है, रेगण होता
तो देखिए हमें द्रुत विलंबित में क्या मिलने चाहिए गण, क्रम से नगण भगण भगण रगण। तो हमारे सामने देखिए नगण भगण भगण रगण। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो श्लोक लिखा हुआ है इसमें कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। तो देखिए तीनों छंदों में अंतर हो गया कि वंशस्थ जो छंद होता है उसका जो पहला गण होता है वो कैसा होगा, जगण होगा। उसके बाद आता है भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात जो छंद होता है उसका पहला जो गण होता है वो कैसा होता है, ये गण होता है। और द्रुत विलंबित जो छंद होता है उसका पहला जो गण होता है वो कैसा होता है, नैगण होता है। तो प्रत्येक चरण में वर्ण तो इनके समान होते हैं 12-12, लेकिन गणों की स्थिति अलग अलग होती है। तो पहले ही गण से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा छंद है। तो ये था द्रुत विलंबित, जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 48 होती है और गणों की स्थिति नगण भगण भगण रगण इस रूप में होती है। तो आज की क्लास में हमने वंशस्थ छंद, भुजंग पर्यात छंद और द्रुत विलंबित छंद के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम इनके आगे के जो छंद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।